हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ मैं सब लोग सही होंगे। गाइस, आज मैं आपको जो ग्रामर का एक टॉपिक होता है, टेंस होती है ना, टेंस। आज मैं आपको वो टेंस क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सारे स्टूडेंट, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को डीपली देखना है और समझना है। आज मैं मानता हूँ यदि आप लोग ये एक वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आपका एक टेंस आज डेफिनेटली क्लियर हो जाए। ओके गाइज, तो गाइज स्टार्टिंग में लिखा हुआ है टेंस। सबसे देखो क्या लिखा हुआ ऊपर, सबसे टेंस लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है काल। अब देखिएगा, इस तरह से ये टेंस है, इसके तीन तीन पुत्र पैदा हुए। तीन पुत्र के क्या क्या नाम थे? एक का प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और तीसरा क्या था? फ्यूचर। कितने पुत्र पैदा हुए इसके, इस टेंस के? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम बोलेंगे वर्तमान काल, और पास्ट को बोलेंगे भूतकाल, और फ्यूचर को बोलेंगे भविष्य काल। अब जैसे किसी का नाम है, इसके तीन पुत्र पैदा हुए थे ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमने इसको जब अपना नाम लेगा ये, तो जैसे प्रेजेंट सन ऑफ टेंस, तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस है, जैसे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितना हो गया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक। अब इसी के अतिरिक्त हम चलते आगे, प्रेजेंट लिखा हुआ। ठीक। अब प्रेजेंट के भी चार पार्ट्स हुए हैं, जिसको नाम दिया गया इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट एंड नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। क्या दिया गया? इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक। सेम ये भी ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। सेम ये भी ऐसा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है ना। तो गाइज, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार से बनता है, इसके जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, ये आपको समझने की कोशिश करना। ओके गाइज, देखो लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। नोट पॉइंट देखिएगा, नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य या तो सामान्य घटना होगी वो, या सर्वव्यापी सत्य होगा, या आदत होगा, प्रकट करने वाले होते हैं वे सेंटेंस। ठीक है ना। तो देखिएगा, इस टेंस में हम पॉजिटिव वाक्यों के लिए एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नाउन, एक वचनकर्ता क्या होता है? सिंगुलर नाउन। जैसे ही कोमा सी कोमा इट के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्या मतलब? इस टेंस में हम पॉजिटिव वाक्यों के लिए एक वचन सिंगुलर नाउन, मतलब क्या? एक वचनकर्ता के साथ संज्ञा के साथ ही कोमा सी कोमा इट के साथ ही कोमा सी कोमा इट यानी सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। और गाइस, यदि प्लूरल नाउन हो यानी बहुवचन संज्ञा हो, तो जैसे आई और वी और यू दे के साथ क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे देखो, हमने एक वो लिखा है पॉजिटिव वाला रूल्स होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये होता है सिंगुलर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं ना स्टार्टिंग के, उसमें मतलब मैंने आपकी सिंगुलर के लिए एक स्ट्रक्चर बनाई ऊपर। ठीक है, क्या बनाई है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए गाइस, लिखा हुआ है सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। देखो, सूर्य नंबर फर्स्ट, निकलता है नंबर 2 और पूरब नंबर 3। बाकी टूट गया ना, सूर्य नंबर फर्स्ट, निकलता है नंबर 2, पूरब नंबर 3। तो क्या बनाएंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके गाइस, आगे लिखा हुआ है
अब देखो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो आपका प्लूरल यानी पॉजिटिव का प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। प्लूरल नाउन जो होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके लिए हम क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर, वो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे गाइज लिखा हुआ है, बे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो देखिए बे नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। स्नान करते हैं नंबर टू, ठीक। गंगा जी में नंबर थ्री, गंगा जी में नंबर थ्री, तो बे स्नान करते हैं गंगा जी में नंबर थ्री, तो देखिए क्या बना, दे वॉट इन द गंगा। ओके गाइज, आगे लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको देखना, ठीक। निगेटिव, यदि इस टेंस का वाक्य निगेटिव है तो, मतलब नकारात्मक है तो, ही कोमा सी कोमा इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब ही आएगा या सी आएगा या इट आएगा, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन संज्ञा होने पर आई कोमा यू कोमा बी कोमा दे होने पर के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। गाइस किनका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते, तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गाइस जैसे लिखा हुआ देखो, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर यही होती है, ठीक है ना। ही सी इट के लिए डज नॉट लगाते हैं और आई यू वी दे के लिए डू नॉट लगाते हैं ना, निगेटिव वाक्य है। क्या, ये लिखिए बे कठिन परिश्रम नहीं करते, सेंटेंस लिखा हुआ बे कठिन परिश्रम नहीं करते, तो देखिए बे हालांकि क्या है बहुवचन है ना, इसलिए हमने यहाँ पे दे लगाया। तो देखिएगा बे नंबर फर्स्ट, नहीं करते हैं नंबर टू, कठिन परिश्रम नंबर थ्री, तो क्या लगा देंगे, दे। अब देखिएगा नहीं करते हैं बहुवचन है इसलिए डू नॉट आया यहाँ पे, तो क्या आ गया, दे डू नॉट वर्क हार्ड। जबकि गाइज आगे लिखा हुआ है कमल झूठ नहीं बोलता, तो देखो कमल झूठ नहीं बोलता, जबकि कमल आपका एक वचन है इसलिए क्या आएगा साथ में इसके, डज नॉट आएगा, नहीं आएगा गाइज, तो क्या आएगा, डज नॉट आएगा। यहाँ पर लगेंगे कमल झूठ नहीं बोलता, तो कमल डज नॉट टेल ए लाई, मतलब कमल नंबर फर्स्ट, नहीं बोलता है नंबर टू और झूठ नंबर थ्री। गाइज मैंने अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी पॉजिटिव और पॉजिटिव सॉरी और आई थिंक निगेटिव सेंटेंस बताएं। ओके गाइज, आगे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव को बोलते हैं, ठीक। तो देखिएगा पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो सिंगल होते हैं ना, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताऊंगा, ठीक है आपको। तो देखिएगा गाइज, बे वाक्य जिनके आरंभ में क्या शब्द हो, सॉरी बे वाक्य जिनके आरंभ में क्या शब्द है तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट से आरंभ नहीं करेंगे, मतलब उस क्या शब्द की अंग्रेजी में व्हाट से आरंभ नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डू ऑब्लिक डज से आरंभ करेंगे। यदि एक वचन है तो डज आएगा और बहुवचन है तो क्या आएगा, डू आएगा। देखिएगा यदि आई यू वी दे है के साथ क्या आता है, डू आएगा, ठीक। और ही सीट है तो क्या आएगा, डज का प्रयोग करेंगे, आरंभ में ये लगाएंगे, ठीक है ना। हम यदि वाक्यों के आरंभ में क्या शब्द है और तो क्या शब्द की अंग्रेजी हम व्हाट से आरंभ नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज से आरंभ करेंगे। तो गाइस जैसे लिखा हुआ है कि देखिएगा, देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गाइस, लिखा हुआ है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे SIP। क्या है ये, देखो डू, यदि क्या शब्द मैंने कहा था, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार आना, ठीक है ना। यदि एक वचन तो क्या आएगा, डज आएगा, और बहुवचन तो क्या आएगा, क्या आना है, डू आना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या वह चावल खाता है, तो देखिएगा क्या नंबर फर्स्ट, वह नंबर टू, खाता है नंबर थ्री, चावल नंबर फोर, मतलब क्या नंबर फर्स्ट, वह नंबर टू, खाता है नंबर थ्री, चावल नंबर फोर। तो देखिए एक वचन है वह, तो क्या शुरू में क्या आएगा, डज आएगा, नहीं आ गया, क्या आएगा, डज आ गया, तो डज, अब वह के लिए क्या आएगा, ही, तो डज ही ईट राइस। ओके स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें नहीं पीटते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें नहीं पीटते हैं। तो देखिए गाइज क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना, शुरू में क्या आएगा, डज आएगा ना, एक वचन है, मतलब तुम्हारे मास्टर एक सिंगुलर पर्सन तो है, एक वचन तो है, तो क्या आएगा यहाँ पे,
योर मास्टर डज डज आना स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, डज योर टीचर नॉट बीट यू, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें नहीं पीटते हैं, तो डज योर टीचर नॉट बीट यू। ओके गाइज, ये हो गया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं SIP और SIN। सिंगल इंट्रोगेटिव का P फॉर पॉजिटिव और SIN सिंगल इंट्रोगेटिव का N फॉर निगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट गाइज, आगे लिखा हुआ है डबल इंट्रोगेटिव। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब वाक्य के बीच में है, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार डज का प्रयोग करते हैं। गाइस मैंने क्या कहा, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्या या कोमा क्यों या कहाँ या कब वाक्य के बीच में है, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार डज का प्रयोग करते हैं। गाइस लिखा हुआ है, देखो अब इसके जो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर में क्या बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ब स्टार्टिंग में आएगा, प्लस डू या डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है और प्लस ऑब्जेक्ट आना है। इसको बोलेंगे DIP। तो देखिए वाक्य लिखा हुआ है, राम अब क्या करता है। तो देखिए क्या नंबर फर्स्ट है, तो क्या नंबर फर्स्ट, राम नंबर 2, करता है नंबर 3 और अब नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड में क्या आ गया, क्या, तो वाट आ गया। अब देखो राम है तो डू या डज तो सिंगल या मतलब डज ही आना है ना, तो वाट डज, अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम है तो वाट डज राम, अब करता है तो क्या डू आएगा, और नाउ तो क्या वाट डज राम डू नाउ, ठीक है ना। अब गाइस देखिएगा, अब इसका निगेटिव वाक्य हो, जैसे अब निगेटिव में कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे DIN, जो होता है डबल इंट्रोगेटिव का N फॉर निगेटिव। क्या होता है, N फॉर निगेटिव। तो गाइस क्या बोलेंगे, देखो राजेश आज गीत क्यों नहीं गाता है, तो वो क्यों नंबर फर्स्ट, राजेश नंबर 2, नहीं गाता है नंबर 3 और गीत नंबर 4 और आज नंबर 5। बाकी टूट गया ना। इस प्रकार से आप बाकी कितने से भी बड़ा से बड़ा वाक्य आप इस प्रकार तोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब क्यों नंबर फर्स्ट, राजेश नंबर 2, नहीं गाता है नंबर 3, गीत नंबर 4 और आज नंबर 5। तो क्या आ गया, वाई डज राजेश नॉट सिंग द सॉन्ग टूडे। ओके गाइज, आगे लिखा हुआ है, देखिएगा आपको समझने की कोशिश करना है। गाइज अगर डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस हैं, उसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की होती है वाई, क्यों क्या होती है वाई, और वैन की कब होती है, कब किसको बोलते हैं, मतलब वैन, ठीक है ना, वैन मीन्स कब। अगर लिखा हो वाट, यानी यदि सेंटेंस के बीच में क्या हो या जो हो तो उसके लिए क्या आता है, वाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है हु मीन्स क्या आता है, कौन या जो, ठीक है ना। ये लिविंग के लिए आता है, जो सोता है सजीव के लिए हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, ठीक है ना। जबकि एन एल होता है नॉन लिविंग के लिए, जैसे लिखा हुआ विच, कौन सा या जो। विच मीन्स क्या, विच जैसे बाकी बीच में होता है ना, ये शब्द को बाकी बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम किस प्रकार लिखते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। विच मतलब कौन सा और जो मतलब विच। आगे लिखा हुआ हुज मीन्स क्या आता है, किसका या जिसका। सेंटेंस के बीच में किसका हो जिसका हो तो उसमें उसके लिए क्या इंग्लिश के लगाते हैं, स्टार्टिंग में हुज लगाते हैं, ठीक है ना। बाकी बीच में किसका हो या जिसका हो उसके लिए भी क्या आएगा, उसके लिए आएगा ऑफ विच, उसके लिए क्या आएगा ऑफ विच। गाइस आगे लिखा हो वेयर मीन्स क्या आता है, कहाँ या जहाँ, ठीक। आगे लिखा है होम मीन्स क्या आता है, किसे या जिसे या किसको या जिसको, मतलब किसे की स्पेलिंग भी होम होती है, जिससे की स्पेलिंग भी होम होती है, किसको की स्पेलिंग भी होम होती है और जिसको की स्पेलिंग भी क्या होती है, होम ही होती है। ओके गाइस आगे लिखा हुआ है फ्रॉम देयर, कहाँ से या जहाँ से, इसके लिए भी क्या लगाते हैं हम, फ्रॉम देयर लगाते हैं। ओके अभी लिखा फॉर वाट के लिए फॉर वाट क्या होता है, किस लिए या जिस लिए कह लो या किस लिए कह लो, फॉर वाट ही आता है। ओके गाइस आगे लिखा हुआ है किस लिए क्या आती है, वाट फॉर लगा दे इसलिए चाहे। आगे लिखा हुआ है सिंस वैन कब से, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस वैन लगाएंगे, ठीक है ना। आगे लिखा है फॉर हाउ लॉन्ग कब से, यानी अवधि आ रही है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, कब से के लिए हम फॉर हाउ लॉन्ग। आगे लिखा हुआ कब से, फ्रॉम वैन।
आगे लिखा हुआ है विद होम, किसके साथ या जिसके साथ। जिसके साथ की स्पेलिंग क्या होती है, विद होम होती है, और किसके साथ की भी क्या होती है, विद होम ही होती है, ठीक है ना। किसके लिए की स्पेलिंग क्या क्या लगाते हैं इंग्लिश हम, फॉर होम। और जिसके लिए क्या लगाते हैं, जिसके लिए